So today we'll be starting with the chapter of chemical kinetics. From the name of the chapter itself, we can infer kinetics means the rate of something happening, correct? So what is the rate of a reaction? It will mean how fast or how slow reactants will be getting converted to products. So that will be the basic concept that we'll be covering in this chapter. Moreover, we will also be covering the effect of temperature, change in concentrations of reactants or products on the rate of a reaction. There is also the Arrhenius equation, which we'll be seeing in later slides. So we'll move on to the first topic of the chapter, which is the rate of a reaction. रेट ऑफ द रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, इसमें अपन पढ़ रहे हैं इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ओके. इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी. ओके. यहाँ पे डी बाई डी टी एंड आर ऐसे क्यों लिखा गया है? ये आर होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है. ये ब्रैकेट्स में जो भी चीज आ जाएगी उसका मतलब है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. ओके. और माइनस इस वजह से आया है ताकि क्योंकि जैसे रिएक्टेंट खत्म हो रहा है तो इसकी रेट माइनस होगी, लेकिन अपन को इसे पॉजिटिव बनाना है, इस वजह से एक माइनस पहले से सामने लगा दिया गया. ओके. सो बेसिकली सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डिक्रीजिंग वी पुट अ नेगेटिव साइन. और दिस इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी. ओके. और पी इसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अब पड़ता है. एवरेज रेट में अपन को सिर्फ करना है डी की जगह डेल्टा लगा देना है. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट का डिफरेंस क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट में ये डिफरेंस है कि इंस्टेंटेनियस रेट उस इंस्टेंट की रेट बताता है और एवरेज रेट उस कोई भी एक टाइम इंटरवल जैसे T2 और T1 के बीच में उसकी रेट का एवरेज क्या होगा ये बताता है. ओके. सो इफ अ रिएक्शन अकर्स फॉर 5 मिनट्स सो एवरेज रेट होगा उस 5 मिनट में कितना डिफरेंस आया. हाँ. एंड इंस्टेंटेनियस होगा कि पहले मिनट में कितना आया. अब मैं आपको बताता हूँ थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बीच का बेसिक डिफरेंस. थर्मोडायनेमिक्स डील करता है जैसे रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी. रिएक्शन होगी तो फिर एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी. ओके. और केमिकल काइनेटिक्स डील करता है कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी या कितनी स्लो होगी. ओके. Okay, so that is the basic difference between thermodynamics and chemical kinetics we got to know. So this was the first basic concept that was covered in the chapter of chemical kinetics. Moving on to the next concept of the chapter chemical kinetics, we have here the law of mass action. इसमें रिएक्शन मैंने आपको दे रखी है A times A plus B times B is equals to C times C plus D times D. Okay. इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन अपन को ये कहता है कि जो इसकी रेट होगी एक के डिसअपीयर होने की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. करेक्ट. और ऐसे ही अब मैंने B के लिए भी लिख दिया माइनस dB by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B रेज़ टू द पावर B. करेक्ट. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा dx by dt is directly proportional to a raised to the power a multiplied by b raised to the power b. Okay. So basically dA by dt का negative is proportional to concentration of a to the power उसका coefficient. इससे हमें क्या पता चलता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगा और उतनी जल्दी वो डिसअपीयर या डिप्लीट हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लिया है और इन दोनों को इक्वल कर दिया है. dx by dt is equals to k times a raised to the power a multiplied by concentration of b raised to the power b. करेक्ट. k को बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है. Okay, so by experiments we have seen that the proportionality constant which we assume to be k, it actually comes out to be the specific rate constant. Okay, so that this was a law of mass action, that is the rate of a reaction is directly proportional to the concentration of the first reactant raised to the power of its stoichiometric coefficient into the second reactant and so on, and we use a proportionality constant which is also the rate constant for the given reaction. So this was a law of mass action. Okay, so now we'll be moving on to the second concept of the chapter chemical kinetics, which is rate law, molecularity of a reaction and order of a reaction. अब अपन पढ़ते हैं मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में. सबसे पहले मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन एज शोन बाय केमिकल इक्वेशन इज टर्म्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी. इसका मतलब है कि रिएक्शन में एक टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ टकरा रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए. Okay.
जैसे कि इस रिएक्शन में है A + 2B goes to प्रोडक्ट, ओके इसमें एक मॉलिक्यूल है A का और 2 मॉलिक्यूल है B के, ओके ये तीनों एक साथ टकरा रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट बन रहा है। करेक्ट। इसका मतलब मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 3, Okay. 1 2 3। सो जितने मॉलिक्यूल्स टकरा के बने उतनी मॉलिक्यूलैरिटी है, ठीक है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगी करेक्ट, और मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। क्योंकि अगर जीरो हुई तो रिएक्शन ही कहाँ से होगी, ठीक है। करेक्ट। सो मॉलिक्यूलैरिटी कैन टेक वैल्यूज 1 2 3 एंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑनवर्ड, करेक्ट। हाँ, ओके अब रेट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। रेट लॉ होता है dx/dt is equals to k multiplied by a raised to the power x multiplied by b raised to the power y। करेक्ट, इसमें x और y का 1 और 2 होना जरूरी नहीं है, ये Okay. डिपेंड करता है RDS स्टेप के बेसिस पे। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मैं Okay. आपको बाद में बताऊंगा। ओके। तीसरी चीज है ऑर्डर। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बेसिकली होता क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है एक रिएक्शन का। ओके एक रिएक्शन में सिर्फ जैसे ये रिएक्शन है A + 2B, इसमें कुछ इंटरमीडिएट भी बनता है बीच में C, उसके बाद में प्रोडक्ट बनता है या फिर और भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकती ओके है। तो उन सब रिएक्शन स्टेप्स में सबसे स्लोएस्ट जो स्टेप होता है उसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलता है। करेक्ट। सो बेसिकली द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बिकॉज जैसे अगर हम देखें एक 5 लोगों को कुछ काम दिया गया है तो उनमें से 4 तो फटाफट काम कर लेते हैं, लेकिन एक 5वां बंदा जो है वो बहुत स्लोली काम करता है। सो उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि काम कितना जल्दी होता है। सो दैट इज व्हाई द स्लोएस्ट पर्सन डिटरमाइंस द रेट ऑफ द होल प्रोसीजर। सो दैट विल बी द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A हो जाएगा x, जो कि A की पावर है रेट लॉ में, ठीक है। और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B हो जाएगा y, जो कि करेक्ट। पावर है B की रेट लॉ में। तो ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है इन दोनों का समेशन, जो कि है x + y। ओके, सो अभी हमने देखा ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, और उससे पहले हमने देखा मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। रेट लॉ हम पहले पढ़ चुके थे। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ रेट लॉ, एंड वी हैव नाउ कवर्ड मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट सिर्फ एक ही होता है। करेक्ट। और बाकी जैसे ये रिएक्शन हो गई, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ कर रहे हैं, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 3। करेक्ट। और कभी जैसे A + B ही हुआ तो उसमें मॉलिक्यूलैरिटी हो जाती है 2। करेक्ट। मॉलिक्यूलैरिटी कितनी एक्सटेंड तक जा सकती है? मतलब 5-6 मॉलिक्यूल्स कभी टकरा के बनता है? बहुत रेयर है, मगर हाँ होता है। ओके, लेकिन वहाँ पे उसका रेट बहुत कम होगा आई गेस, बिकॉज इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। ओके, सो जनरली मॉलिक्यूलैरिटी 1 2 3 मैक्सिमम इतना तक होता है, उससे हायर मॉलिक्यूलैरिटीज का इतने ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं देख सकते। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर एंड रेट लॉ। जनरली स्टूडेंट्स में एक मेजर मिसकंसेप्शन होता है कि रेट लॉ हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ही पावर पे लगता है, Okay. लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। Okay. ये उन्हीं केस में होता है जब रिएक्शन एलिमेंट्री होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि जब रिएक्शन 1 स्टेप में हो जाती है। ओके, कई रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिसमें इंटरमीडिएट्स बनता है बहुत सारे, लेकिन वो रिएक्शंस एलिमेंट्री नहीं होती। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एक 1 स्टेप रिएक्शन है, मतलब कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। करेक्ट। ये रिएक्शन आपको पता भी होगा, ये रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन है। ओके, सो बेसिकली इट्स अ सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, करेक्ट? हाँ, सो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट बता देता हूँ। इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है CH3, Cl जा रहा है और Okay. OH आ रहा है। So basically in this reaction OH minus comes and pushes out the Cl and makes the bond with CH3 plus, so that we get the product CH3OH, and Cl minus is the byproduct. So that is an elementary reaction. And in other cases, if we had one or more intermediate products, then that would not be an elementary reaction, and the rate law would not bear the simple relation between the stoichiometric coefficients, and there would be some different relation. So that is an important concept we need to know. इसका मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शंस में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम। Correct.
very simple. X plus Y जैसे हमने पहले देखा है, that will be the overall order of the reaction for elementary reactions. So this is an important concept covered here. So far in the chapter of chemical kinetics, we have covered the topics, the rate of a reaction. We have covered the concept of the rate law expression. Also, we are familiar with the concepts of the molecularity and the order of a reaction as well. So now we will move on to see what we mean by unimolecular and bimolecular reactions. ये दोनों बहुत ही सिंपल चीज है. यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब Okay. कि जिनका ऑर्डर 1 होता है, और Correct. बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती है जिनका ऑर्डर 2 होता है, Okay. मतलब कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस. We have already seen in the previous theory lessons what is the order of a reaction, and that can be derived from the rate law expression. और अब अपन आगे पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. Okay. मैं ये पढ़ देता हूँ. when one of the reactant is present in large excess, then second order reaction conforms to the first order and is known as pseudo first order reaction. इसका Okay. मतलब ये है कि जब अपन एक रिएक्शन लेते हैं A plus B goes to product, Okay. इसमें A बहुत ज्यादा अमाउंट में है लेकिन B थोड़े से अमाउंट में है. Okay. लेकिन जब इसमें से अपन B आधा जब खत्म हो जाएगा लेकिन A बहुत कम खत्म होगा, इस Correct. वजह से अपन ये सोच सकते हैं कि A बिल्कुल भी नहीं खत्म हुआ है, Correct. मतलब कि A को कांस्टेंट मान सकते हैं. Correct. इसका मतलब है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की Okay. तरह बिहेव कर रहा है. So basically, when one of the reactants is present in a very large quantity, the rate of the reaction depends only on the rate of disappearing of the reactant B here. बिल्कुल सही. Okay. ये रिएक्शन RDS स्टेप पे डिपेंड करती है, मतलब कि इसका ऑर्डर RDS डिटरमाइन करता है. Okay, where RDS is the rate determining step, which is the slowest step in the chemical reaction. Correct. So in this lecture, we covered that a unimolecular reaction is the reaction which has an order of 1. A bimolecular reaction is a reaction which has an order 2. Also, when one of the reactants is present in excess, in spite of seeming to be a second order reaction, the reaction is actually a first order and hence can be called as a pseudo first order reaction, and the rate determining step is the step which is used to determine the order of the reaction. Now we move on to the next topic of the chapter chemical kinetics. The topic is integrated equation for rate constants of a different order reaction. अब एक इक्वेशन लेता हूँ मैं, जैसे A goes to product. Okay. इसमें टाइम t is equals to 0 पे दे रखा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है A, और Okay. टाइम t is equals to any टाइम t पे दे रखा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है A minus x. Okay. Since the reactant A has reacted, उसकी concentration A से कम होके A minus x हो चुकी है. तो प्रोडक्ट कितना बना? प्रोडक्ट बन जाएगा x. Correct. इसका मतलब है कि ये A की कॉन्सेंट्रेशन आ गई अपने पास ये, और x की कॉन्सेंट्रेशन आ गई अपने पास ये, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन. Correct. अब एक टर्म है t of n%. Okay. इसका मतलब है कि वो टाइम जिसमें n% ऑफ द रिएक्शन हो चुकी है. Okay. इसका मतलब है कि और इसमें अपन को निकालना है x कितना होगा. x मतलब कि n by 100 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय a. Okay. a है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और Okay. n है n%, जितना ये परसेंट रिएक्शन खत्म हो चुकी है. Okay. So if we have been given that say n% of the reaction has been done, then we can find out the value of x by calculating n upon 100 into A, where A is the initial concentration of the reactant and x is the concentration of the product that has formed so far. So अब इसमें एक स्पेशल टर्म है t of 50%. okay. इसे अपन हाफ लाइफ भी बोलते हैं, और इसे अपन t हाफ भी बोलते हैं. Correct. ठीक They है. can also call it half time of the reaction. हाँ, और इसका मतलब होता है कि जब n हो जाता है 50, Okay. मतलब कि x कितना हो जाएगा? x is equals to 50 upon 100 multiplied by a Correct. is equals to a by 2. Correct. इसका मतलब हो गया कि रिएक्शन कब आधी खत्म हो जाती है, मतलब कि Obviously. a की कॉन्सेंट्रेशन हो गई हाफ, प्रोडक्ट हाफ, Correct. a by 2. हाफ टाइम के नाम से ही हम समझ सकते हैं जब A आधा खत्म हो चुका है, that is half of the quantity of A has reacted to give the product. No matter how much the product has been formed, when half of A has reacted, we have the half time and we can calculate x.
So that was the concept of half time here, and we know how to calculate x at any time t(n%). Now the first type of reaction for which we will calculate the integrated equation is a zero order reaction. Now अब अपन एक रिएक्शन लेता है A goes to product. इसमें इनिशियल इसकी कांस्टेंट दी रखी है A at time t is equal to 0 और फाइनल कंसंट्रेशन at time t मतलब दे रखी है A minus x. Correct. So x amount of A has reacted to give x amount of product in a zero order reaction. अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन रेट लॉ लिखते हैं. रेट लॉ हो जाएगा dx upon dt is equals to k times a raised to the power कितना 0 क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. करेक्ट. इसका मतलब कि रेट एक कांस्टेंट है k. करेक्ट. समझ गया. इसका मतलब कि मैनिपुलेट कर रहा हूँ dx is equals to k multiplied by dt. करेक्ट. अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ. Okay. x goes from 0 to any concentration x. Okay. And this goes to time t is equals to 0 to any time t. Okay. Here, since x is the concentration or the amount of the product being formed, hence the limits of dx can go from 0 to x and t will obviously go from 0 to t. Correct. अब इसमें इंटीग्रेट करता हूँ. dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x is equals to k times t. Correct. अब इसमें लिमिट्स लगा देता हूँ 0 to t. Correct. इसमें लिमिट्स लगा देता हूँ 0 to x. Exactly. तो ये हो जाएगा x minus 0 is equals to k times t minus 0. Correct. तो x हो जाएगा k times t. Okay. ये है इंटीग्रेटेड इक्वेशंस. Okay. Integrated equation for zero order reaction. So finally the equation we have obtained is the required integration equation for the rate constant that we needed for the zero order reaction. That was a fairly simple derivation. The reactant A is goes through in a zero order reaction to give the product P. अब मैं आपको इसका हाफ लाइफ बताता हूँ. हाफ लाइफ में क्या होता है, x हो जाएगा a by 2. Correct. is equals to k times half life में t क्या होता है, t of 50%. Correct. We can denote half life by t 50%. इसका मतलब k क्या हो जाएगा, k मतलब सॉरी t 50% क्या हो जाएगा, t 50% हो जाएगा a by 2k. Okay, so that is how we can calculate the half time of the zero order reaction. It can be given as A by 2K, where A is the initial concentration of the reactant A and K is the rate constant for the given reaction. So here we got the integrated equation as well as the expression for the half time of the zero order reaction.